वेलकम टू सीएफ क्लासेस एंड माय नेम इज सी दर्शन ओझा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना है जीएसटी का चैप्टर, एक बहुत सिंपल सा चैप्टर दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सुनना भी। सर रजिस्ट्रेशन हम लोग क्यों करवाते हैं? फर्स्ट, फॉर कंप्लायंसेस, यानी अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने तो जीएसटी अनाउंस कर लिया है और गवर्नमेंट ने कुछ टर्नओवर बोला रहेगा, ऐसा तो बोला नहीं देगा ना कि जो भी बंदा जिसने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है वो सीधा रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाओगे और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, आपको कोई ना कोई कंप्लायंस रिटर्न फाइल करो, आपको ये सब डिटेल रखना पड़ेगा, आपको ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट दिया हुआ है कि वो लिमिट से अगर आप ऊपर एक्सीड कर गए तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर रजिस्ट्रेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि एक कंप्लायंसेस बना रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड करने की लायबल हुई नहीं हूँ, मेरा टर्नओवर है ही नहीं है, तो मैं कुछ भी मेंटेन नहीं करूँगा, इवन मैं जीएसटी भी चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जीएसटी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं हूँ, तो मैं जीएसटी चार्ज भी नहीं करूँगा। तो वो केस में क्या होगा मालूम है, कंप्लायंसेस पार्ट होता है ना, वो छूट जाता है। यानी द पर्सन हु इज नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, तो उसका कंप्लायंसेस पार्ट क्या होता है, छूट जाता है। यानी वो बंदा ना तो अकाउंट मेंटेन करेगा, ना वो प्रॉपर बिल इनवॉइस मेंटेन करेगा, क्योंकि उसको जीएसटी चार्ज ही नहीं करना है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको जीएसटी चार्ज करना है। तो वो केस में क्या होगा मालूम है कि सर क्या करना आपने को। बट हाँ, अगर कोई पर्सन लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी तो उसको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, उसको क्या करना, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को गवर्नमेंट को डिटेल देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये डिटेल देना पड़ेगा, ये परचेज, क्योंकि मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ, जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ। तो आपको पूरा का पूरा डिटेल किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, ये सुनना अभी। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर। मेजर यही होता है कि देखो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है उसको लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर। तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है कि यार ये बंदा जीएसटी के लायबल है, ये अपना जीएसटी का कस्टमर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है, यानी ये टैक्स पे कर सकता है। लेकिन मैंने अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो केस में सिर्फ गवर्नमेंट को कभी मालूम नहीं पड़ता कि टैक्स पेयर कौन है। ठीक है, तो मेन टू रीजन, द कंप्लायंस इज पार्ट एंड सेकंड कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेज सर क्या है रजिस्ट्रेशन के, आपके एडवांटेज क्या है? तो उन्होंने क्या बोला, लीगल रिकॉग्निशन, आप एक लीगल एंटिटी बन जाते हो। यस, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यस, यानी जैसे आपने जीएसटी नंबर लिया, यानी कोई भी बैंक, इंस्टीट्यूशन सब बोल देगा हाँ ये एक लीगल रिकॉग्निशन, लीगल आपकी इंस्टीट्यूशन है और लीगल आपका रजिस्टर है। ठीक है, यस। प्रॉपर अकाउंटिंग, ऑब्वियसली जब आपने जीएसटी नंबर लिया तो आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। यस, आपको पूरा परचेज मेंटेन करना पड़ेगा, सेल्स मेंटेन करना पड़ेगा, आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, आप जीएसटी पे कर रहे हो, सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम बन जाता है। ठीक है, पहला कौन सा, लीगल रिकॉग्निशन, यानी हमारा जीएसटी, मेरा जीएसटी नंबर है, मतलब मैं एक लीगल एंटिटी हूँ, एकदम परफेक्ट एंटिटी, यानी बैंक वाला भी कभी अपने को तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, ये सुन लो। सेकेंड, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग। थर्ड कौन सा है, लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स। याद रखना, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है ना, आपके पास क्या है, जीएसटी नंबर है, तो आप कस्टमर से, आप पब्लिक से क्या चार्ज कर सकते हो, जीएसटी चार्ज कर सकते हो। यानी जब भी आप इनवॉइस बनाओगे, सपोज आपने इनवॉइस बनाया 100 रुपये का, उसके ऊपर आप 5% यानी 5 रुपया जीएसटी चार्ज कर सकते हो। ये सुनो, याद रहेगा ये, बराबर सुनना भी। तो 3 बेनिफिट है, एडवांटेज। फर्स्ट कौन सा, लीगल रिकॉग्निशन, सेकंड कौन सा, प्रॉपर अकाउंटिंग, और थर्ड कौन सा, आप लीगल ऑथोराइज हो कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने जीएसटी में नंबर नहीं लिया है ना, तो मैं कस्टमर के पास से कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। बट अगर मैंने जीएसटी में नंबर लिया हुआ है तो मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई देख ये तेरा बिल है, इसके अंदर इतना जीएसटी तेरे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते हैं, सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। अभी अपने को मालूम है कि जीएसटी आपका कौन सा है सर, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। यस, यानी आपको सर ये पूछना है कि जीएसटी नंबर मेरे को पूरे इंडिया लेवल पे एक ही लेना है, या फिर अगर मैं हर एक स्टेट में बिजनेस कर रहा हूं तो अलग अलग लेना है, ये आपको पूछना है। ठीक है, यस। तो सुनना उसका आंसर, रजिस्ट्रेशन सर अगर डिफरेंट स्टेट है, क्या है, डिफरेंट स्टेट है,
यानी मेरा बिजनेस 3 स्टेट में, एक है बिजनेस राजस्थान में, एक है महाराष्ट्र में, एक है गुजरात में, तो सर क्या मेरे को एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है या 3 रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है? ठीक है, सुनना, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट। अगर आपका बिजनेस राजस्थान में है, अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है, और अगर आपका बिजनेस क्या है गुजरात में, अलग अलग जगह आपका बिजनेस है, तो सर आपको 3 रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। कितने? 3 रजिस्ट्रेशन। यस और नो। फिर क्या बोला है कि सर अगर सेम स्टेट में है तो, यानी मैं एक ही स्टेट में क्या कर रहा हूं, बिजनेस रन कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या बोला है, 1 प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली 1 जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपका एक ही जगह बिजनेस है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं महाराष्ट्र में विरार में ही बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को विरार में एक ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा सेम प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। बट सर अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो अगर मेरे क्या मल्टीपल प्लेस है, यानी विरार, अंधेरी, बोरीवली, चर्चगेट, 4 जगह मेरे बिजनेस है, तो वो टोटली बिजनेस एंटिटी के ऊपर डिपेंड है। यानी एग्जांपल लेते हैं, सुनना यहाँ पे, जैसे मेरे 3 स्टेट में बिजनेस है, मेरे को 3 जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बट सर अगर महाराष्ट्र के अंदर मेरे 4 प्लेस है, एक प्लेस है आपका अंधेरी, एक है बोरीवली, एक आपका प्लेस है चर्चगेट, और सपोज एक प्लेस है आपका, कौन सा लेते हैं, विरार। सर मैं 4 डिफरेंट प्लेसेस में क्या कर रहा हूँ, बिजनेस रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बिजनेस है, यहाँ पे भी है मेरा, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, 4 डिफरेंट प्लेसेस में मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो सर मेरे को जीएसटी नंबर कितना लेना पड़ेगा? तो उन्होंने क्या बोला है कि देखो, वैसे तो स्टेट वाइज तो लेना पड़ता है एक ही, आप एक ले लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो 4 नंबर लेने हैं, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सुन लो। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एट द ऑप्शन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, टोटली बिजनेस एंटिटी के ऑप्शन पे डिपेंड है, कैन अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सुन लो। उसको लगता है मेरे को 4 नंबर चाहिए, वो 4 नंबर ले सकता है। उसको लगता है मेरे को एक ही नंबर में काम चल जाएगा, वो 1 नंबर ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सुनो, याद रहेगा। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि सर हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं, फॉर कंप्लायंसेस, और गवर्नमेंट क्यों बोलती है रजिस्ट्रेशन करने को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर। सेकंड कौन सा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट कौन सा, सर आपको क्या मिलता है, लीगल रिकॉग्निशन। क्या मिलता है, लीगल रिकॉग्निशन। सेकंड कौन सा, प्रॉपर अकाउंटिंग। आप जब जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लायंस करनी पड़ेगी, तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको इनवॉइस मेंटेन करो, इनवॉइस रखो, डिटेल दो, ये सब के चक्कर में आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करने लग जाओगे। ठीक है, फिर कौन सा, लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स। याद रखना, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ना, उसको ही टैक्स कलेक्ट करने का राइट है। जो जीएसटी नंबर नहीं लिया है वो पब्लिक से कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। यस और नो। फिर सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन सर आपको करना है एज पर ईच एंड एवरी स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन। अगर आपका बिजनेस 10 स्टेट में है, 10 स्टेट में है, तो आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ेंगे। हाँ, बट सर अगर सेम स्टेट में है, तो अगर आपका सेम स्टेट है, एक ही बिजनेस है, तो 1 नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका सेम स्टेट में अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जगह पे आपका बिजनेस है, तो एट द ऑप्शन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस कर रहा है उसको बोला है भाई अगर तेरे को लग रहा है कि मेरे को चारों का अलग अलग नंबर लेना है, तो आप चारों का अलग अलग नंबर ले सकते हो। ये सुनना। उसके बाद में ओनली 1 रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों ने टैक्स कितना पढ़ा सर, एक आपका सीजीएसटी होता है, एक आपका एसजीएसटी होता है, एक आपका आईजीएसटी होता है, एक आपका यूटीजीएसटी होता है। यस, तो उन्होंने क्या बोला है कि सबके लिए आपको 4 रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर ले लो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली चारों चीज आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर मेरा काम महाराष्ट्र तक ही लिमिटेड है, महाराष्ट्र तक, मैं कभी इंटर स्टेट नहीं करता हूं, तो महाराष्ट्र तक लिमिट है, तो मैं हमेशा चार्ज भी क्या करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यस,
बट सर अचानक से मेरे को ऑर्डर आ गया कि नहीं तेरे को गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात भी बेचना है, तो वो केस में मेरे को अलग नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास बेच दो, क्योंकि जैसे ही आपने जीएसटी नंबर ले लिया हम यही समझेंगे आप सब टैक्स चार्ज करने के लिए ऑथोराइज हो गए हो, ठीक है। यानी अलग टैक्स के लिए अलग नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यस और नो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सर कौन कौन से लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यस और नो। बराबर, मैंने बोला है कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखा हुआ, अगर वो लिमिट से क्रॉस हो गए तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। चलिए सुनो, फर्स्ट, अगर आप ये 4 स्टेट में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। क्या बोलते हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ऐसे तो आपको आगे बहुत सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिलेंगे, बट ये जो 4 स्टेट है ये फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कोई अगर आपको पूछता है कि बेटा रजिस्ट्रेशन में कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो अपने पास कितने हैं? 4, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹10 लाख, यानी वो क्या बोल रहा है कि अगर आप ये 4 स्टेट में हो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, तो वो केस में सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है ₹10 लाख, तो आपको जीएसटी नंबर कंपल्सरी लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सर मैं एक नागालैंड में क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ। अभी मेरे को मालूम है नागालैंड आपका कौन सा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। याद रखना, मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब आपको अलग अलग स्टेट दिए रहेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास कितने स्टेट है? 4 स्टेट है। यस, कौन कौन सा? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, अभी सुनना है यहाँ पे। सर नागालैंड में बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस करते करते मेरा टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो गया, 11 लाख, तो वो केस में मेरे को जीएसटी नंबर कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा। यस, मेरे को गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा कि सर मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 10 लाख से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हूँ, तो मेरा टर्नओवर कितना? 10 लाख। जब आप 10 लाख का टर्नओवर चेक करोगे तो आपको कौन सा ऐड करना है? गुड्स एंड सर्विस दोनों ऐड करना है। ठीक है, तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि टर्नओवर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। बट अपने को याद रखना है कि सर जब भी मैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा वो स्टेट का डिटेल दिया हुआ है, तो मेरे लिए लिमिट कितना रहेगा? 10 लाख। अगर 10 लाख से ज़्यादा का एग्रीगेट टर्नओवर मेरा बढ़ गया तो मेरे को कंपल्सरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में, कंपल्सरी। यस, मेरे को कंपल्सरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे और आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। इनके लिए क्या बोला है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। उसके लिए क्या बोला? एग्रीगेट टर्नओवर कितना बोला है? 20 लाख। कितना बोला उन्होंने? 20 लाख। कि अगर 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ये किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस दोनों अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने जितना भी सेल्स किया अगर वो 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अभी से अगेन एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सुनना अभी। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट। कौन कौन? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट। उनके लिए क्या बोला? इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹20 लाख सर्विस और गुड्स एंड सर्विस। सुनना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और 40 लाख फॉर एंगेज एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स। ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा है वो? सर वो बात कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश, ये 3 की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि सर अगर कोई ऐसा पर्सन, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये है मिस्टर बाबूराव, तो इसने क्या किया सर, ये साल में गुड्स भी बेचा है और साथ में सर्विस भी प्रोवाइड की है। क्या बेचा उसने? सर गुड्स भी बेचा है और साथ में क्या किया उसने? सर्विस भी प्रोवाइड किया है। या फिर उसने खाली क्या किया है सर? सर्विस प्रोवाइड किया है।
तो वो केस में हम लोग लिमिट कितना चेक करेंगे 20 लाख। यानी ऐसा बंदा जो गुड्स भी बेच रहा है और साथ में सर्विस भी दे रहा है, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे सर 20 लाख का टर्नओवर चेक करेंगे। बट ऐसा बंदा सर वो सुबह से शाम तक 24 मल्टीप्लाई बाय 7 365 डेज एंगेज्ड है ओनली इन गुड्स, खाली गुड्स ही बेचता है, बस सर्विस कुछ नहीं है, वो गुड्स ही बेचता है। किराना का दुकान है, बंदा गुड्स ही बेच रहा है, या फिर वड़ा पाव का दुकान है, बंदा वड़ा पाव ही बेच रहा है, तो वो केस में टर्नओवर वी विल चेक 40 लाख। कितना चेक करेंगे हम लोग 40 लाख। यस और नो, ये अपने को याद रखना है बराबर। किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और एनी अदर स्टेट। यानी यहाँ पे जो नहीं है ये वाले स्टेट, इनको छोड़ के जो रहेगा वो कहाँ पे आ जाएंगे? आपके अदर स्टेट में आ जाएंगे। यस और जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यस, तो वो केस में तमिलनाडु हो गया, तो वो केस में हम लोग कितना चेक करेंगे? या तो 20 लाख या फिर 40 लाख। सर 20 लाख किसके लिए? ऐसा कोई पर्सन जो खाली एंगेज्ड है गुड्स एंड सर्विस या फिर किस में? सर्विस में, ठीक है। और सर 40 लाख किसके लिए? पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन आपका सर्विस वाला पार्ट, सॉरी गुड्स वाला पार्ट, जो गुड्स में ही एंगेज्ड है, यानी उसका काम ही क्या है? सप्लाइंग ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स। तो अपने लिए कितना देखेंगे हम लोग? 40 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन आपको समझा रहेगा। इन शॉर्ट अपने पास कितना है? अपने पास 3 लिमिट है, 10, 20 और 40। 10 किसके लिए? सर 10 आपका पार्ट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा बराबर। 20 वाला पार्ट किसके लिए सर? अरुणाचल प्रदेश बराबर। हम लोग देख अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना बराबर, इनके लिए। और 20 लाख उनके लिए भी है सर जो गुड्स एंड सर्विस बेचते। कहाँ पे सर गुड्स एंड सर्विस बेचते? वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और आसाम बराबर। और 40 लाख किसके लिए? एंड यहाँ पे अदर स्टेट भी आएगा, ठीक है, अदर स्टेट। 40 लाख किसके लिए? जो खाली क्या बेचते? गुड्स बेचते, लेकिन कहाँ पे बेचते? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और आसाम और एनी अदर स्टेट, ठीक है। तो अपने पास ये वाली लिमिट है। यस और नो, याद रहेगा ये बराबर। अभी सुनना, तो यहाँ तक आपको समझ गया रहेगा कि आप लोग एग्जैक्ट करना क्या है, ठीक है। यस, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, बहुत सिंपल से आपने को क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम पड़ जाएगा। इसके लिए 10 लाख का लिमिट है, इसके लिए 20 लाख का, इसके लिए 40 लाख का, ठीक है। सुनना अभी हम लोग पढ़ते हैं कि सर आप कब से बोले जा रहे हो एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। यस, तो सर हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर के लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीजें हमको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। सुनना अभी, एग्रीगेट टर्नओवर। यस, एक मिनट। चलिए, तो एग्रीगेट टर्नओवर में जो आपको इंक्लूड क्या क्या करना है, आपको एक्सक्लूड क्या क्या करना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, इंक्लूड। कि सर जब मैं 10 लाख चेक करूंगा भाई इसका 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं है टर्नओवर, क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या क्या हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्लूड। इंक्लूड में फर्स्ट ऑल टैक्सेबल सेल्स, जो भी सर टैक्सेबल सेल्स है वो हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। सेकेंड, एग्जेम्प्ट सेल्स, ऐसी सेल्स, ऐसा टर्नओवर जो एग्जेम्प्ट है। सेल्स के अंदर याद रखना गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाएगा। यस, उसके बाद में थर्ड, नॉन टैक्सेबल सेल्स, ऐसा सेल जो जीएसटी में टैक्सेबल ही नहीं है। पेट्रोलियम, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल बराबर, मोटर स्पिरिट, वो सब, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो सब। यस, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ, इंटर स्टेट सेल्स। फिफ्थ, कोई भी एक्सपोर्ट बराबर। यस, अभी ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो हम लोग चेक करेंगे ना, ये हम लोगों को चेक करना है कौन से बेसिस पे?
पैन बेसिस पे, यानी आपको एक स्टेट वाइज नहीं चेक करना। मैंने पहले बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पैन बेसिस होता है। यस, आपका पैन नंबर है, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा। तो वो केस में आपको पूरे इंडिया में अगर आपकी 4 स्टेट में बिजनेस है तो चारों का टोटल आपको चेक करना है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। ये सुनो, याद रहेगा ये। मेरा सपोज गुजरात में मेरा बिजनेस है, मेरा राजस्थान में है, मेरा महाराष्ट्र में, मैं गुड्स ही बेचता है, तो वो किस में तीनों स्टेट का टोटल मारेगा, फिर चेक करेगा 40 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तो मेरे को तीनों स्टेट में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, यस और नो, बराबर। पैन बेसिस कैसे होता है, ये पैन बेसिस होता है। एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, तो पहला हम लोग जो एक्सक्लूड करने जा रहे हैं वो है आपका, एक मिनट, फर्स्ट सर हम जो पहला एक्सक्लूड करने जा रहे हैं वो है आपका, अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया है, ऐसा सप्लाई जिस पे आपने टैक्स पे किया, आपने जिसका हम लोग टर्नओवर निकाले उसके लिए बात करें, टैक्स पे किया है ऑन आरसीएम बेसिस। आरसीएम मतलब मैं लिख देता हूँ रिवर्स चार्ज बेसिस। कैसे पे किया आपने सर, रिवर्स चार्ज बेसिस। यानी सर आपको ये चेक करना है कि क्या मैंने टैक्स आरसीएम बेसिस पे किया है नहीं किया। अभी आरसीएम क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, सुनना। फर्स्ट होता है आपका फॉरवर्ड चार्ज। कौन सा होता है, फॉरवर्ड चार्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं, नॉर्मल चार्ज। ये वो होता है नॉर्मल चार्ज मीन्स चार्ज जिसमें या तो सप्लायर या फिर सर्विस प्रोवाइडर या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेलर इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट को अगर सर सेलर पे कर रहा है, सप्लायर पे कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर पे कर रहा है, तो वो केस में जो भी चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल चार्ज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं सर्विस का ही एग्जांपल लेता हूँ। ये है सलून वाला मिस्टर हकीम, बराबर, और ये हूँ मैं। लॉकडाउन में अपने बाल बहुत बढ़ गए थे, मैंने बोला कि भाई चलो हम लोग कटिंग करवाने चले जाते हैं। अभी हकीम करके बहुत बड़ा सलून वाला है, उसका टर्नओवर करोड़ों में है, तो मैं उसके पास ही चला गया। चलो अपने पास लॉकडाउन में पैसा बहुत है तो हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। मैं उसकी दुकान में जाके बोलता कि भाई एकदम मस्त हेयर कटिंग कर दे, जैसा तो विराट कोहली का करता है, ठीक है, वैसा मेरा भी कर दे। विराट कोहली बोल दो, हार्दिक पांड्या बोल दो, ठीक है, यस, मेरा भी कर दे। तो उसने मेरा हेयर कटिंग किया। ऑब्वियसली बंदा महंगा है, उसने चार्ज कितना किया, 10,000 रुपये। कितना चार्ज कर दिया, 10,000 हेयर कटिंग का। अभी अपने पास पैसा बहुत है, मैंने उसको दे दिया, भाई ये ले 10,000। उसने बोला रुको आपको जीएसटी भी चार्ज होगा 18%। मैं बोला ठीक है भाई, अभी तू भी लूट ले। 11,800 मैंने उसको दे दिया। अभी मैंने 11,800 दिया, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि 1,800 रुपया भी टैक्स का उसको मैंने पे कर लिया। अभी मिस्टर हकीम क्या करेगा, ये 1,800 किसको पे कर देगा, 1,800 पेड टू दी गवर्नमेंट। यानी हकीम भाई मेरे को नहीं बोलेंगे तू पे कर, हकीम भाई बोलेंगे आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, मैं खुद पे कर लेगा। यानी हकीम भाई कौन है, अपने सर्विस प्रोवाइडर है, और मैं कौन हूँ, सर्विस रिसीवर हूँ। यस, हकीम भाई ने पे कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है सर। वो केस में इन दैट केस सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल टू पे जीएसटी। दैट इज कॉल्ड आपका नॉर्मल चार्ज। कौन क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। यस, यानी जहां पे सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल टू पे, सेलर जो गुड्स बेच रहा है, जो सर्विस दे रहा है, वो अगर टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये आपका नॉर्मल चार्ज होता है। बट सर आप तो हमको रिवर्स चार्ज समझाने वाले थे, चलिए हम लोग आपको क्या समझा देते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीए, बराबर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये क्या बोलता है, सुनना ध्यान से।
अभी मैं सेम देखो, इसके लिए अलग अलग लिस्ट है, हम लोग अभी वो लिस्ट में नहीं जाएंगे, बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है, हर एक पे नहीं होता, ठीक है। जैसे वापस एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग किसके पास गए, मिस्टर हकीम के पास। अगेन मिस्टर हकीम भाई क्या है, आपके सर्विस प्रोवाइडर है, चलो ठीक है, उनके पास गए। और मैं कौन हूँ यहाँ पे, सर्विस रिसीवर, बाल बड़े हुए अपने, सर्विस रिसीवर, नाम भी लिख देते हैं, अरे यार मिस्टर दर्शन, ठीक है। कौन है ये, सर्विस रिसीवर। हकीम भाई के पास गया, हकीम भाई को बोला हकीम भाई बाल काट दीजिए, जैसा विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बाल काटते वैसा मेरे भी कट कर दीजिए। उसने बोला ठीक है भाई मैं कर लेगा, बट पैसा होगा 10,000। कितना होगा, 10,000। मैं बोला ठीक है दे देंगे। प्लस बोलता है कि कितना होगा, 18% आपका जीएसटी रहेगा और 1800 आपका क्या चार्ज है, जीएसटी। टोटल मिला के आपका 11,800 का बिल बनेगा, ठीक है। बट हकीम भाई ने क्या बोला कि दिस ट्रांजेक्शन, जब वो इनवॉइस बनाएंगे वहाँ पे लिखेंगे दिस ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर आरसीएम। ये ट्रांजेक्शन आरसीएम में कवर्ड है। कहाँ पे कवर्ड है, आरसीएम में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है, ठीक है। यस, मैं बोला ठीक है अभी कवर्ड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बोला करना कुछ नहीं है, ये 1800 जो टैक्स है ना, ये मेरे को नहीं देना है, ये तू खुद पे कर ले। किसको पे करूंगा, तू खुद पे कर ले, गवर्नमेंट को। यस, पेड टू गवर्नमेंट। कितना, 1800। बस तू मेरे को खाली मेरा मेहनत का पैसा दे दे, कितना, 10,000 रुपया। यानी हाँ, हकीम भाई इनवॉइस इशू करेंगे बट इनवॉइस में क्लियरली लिखेंगे दिस ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर आरसीएम, बराबर। यानी ये केस में सर टैक्स किसने पे कर दिया, सर्विस रिसीवर ने पे कर दिया। किसने पे कर दिया, सर्विस रिसीवर ने पे कर दिया। तो कौन लायबल है टैक्स पे करने को, सर्विस रिसीवर। तो सर अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, आरसीएम मीन्स जहाँ पे सर्विस रिसीवर या फिर रेसिपिएंट बोल देते हैं हम लोग, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। यस, रेसिपिएंट और रिसीवर इज, सर्विस रिसीवर इज लायबल टू पे जीएसटी। अभी सुनना, मेरे को ये बताओ कि ये 10,000 का सेल्स है, आप सेल्स ही समझो, सर्विस समझो या इनकम समझो, ये इनकम किसका, हकीम का है या फिर मेरा है। सर ये इनकम किसका, हकीम का है। यानी टर्नओवर किसका बड़ा रहेगा, सर टर्नओवर मिस्टर हकीम का बड़ा रहेगा, क्योंकि 10,000 उसको मिला है। तो क्या ये मेरे टर्नओवर में इंक्लूड होगा, एंड आंसर इज नो सर, ये 10,000 आपके टर्नओवर में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखा है कि एक्सक्लूड होगा अगर दर्शन ने कुछ टैक्स पे किया है, बराबर, ऑन आरसीएम बेसिस। यानी सर वो मेरा टर्नओवर है ही नहीं है, वो 10,000 तो हकीम भाई ने कमाए हैं, बट मेरे को टैक्स पे करना पड़ा ड्यू टू प्रोविजन ऑफ जीएसटी, दैट इज आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो वो मैं कभी भी मेरे 10 लाख, 40 लाख और 20 लाख में इंक्लूड नहीं करूंगा। सेकेंड पॉइंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, लास्ट कौन सा, एनी सेस। अगर आपने कोई टैक्स इंक्लूड किया है टर्नओवर में तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको टर्नओवर कंप्यूट करना है। ये सुनो, याद रहेगा ये, बराबर। सुनना अभी नेक्स्ट। और एनी सेस, अगर कोई सेस आपके ऊपर चार्ज हुआ है इनवॉइस में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, टर्नओवर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये सुनो, सुनना अभी, याद रखना ये पैन बेसिस पे होता है। कैसे होता है, पैन बेसिस पे। यस, पैन नंबर पूरे इंडिया का आपको टर्नओवर टोटल मानना है, फिर आपको चेक करना है कि 40 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, हैंग हो गया, चलो बराबर। अभी सुनना, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर 40 लाख। सर 40 लाख का टर्न ओवर, 40 लाख किसके लिए था, अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली फॉर द गुड्स, जो गुड्स के लिए ही एंगेज्ड है, जो खाली गुड्स में ही सप्लाई डील करता है। तो वो किस में क्या बोला है कि सर लिमिट ऑफ 40 लाख विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। सॉरी, विल नॉट है यहाँ पे, विल नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट कौन सा, रिक्वायर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। ऐसा बंदा जिसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, यानी उसका टर्नओवर 0 भी है बट अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है
तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए टर्नओवर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बाहर से नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी बाहर का कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में आके टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, तो उसको कंपल्सरी नंबर ही लेना है। उसको ऐसा नहीं कि 20 लाख 10 लाख ये वाला सिस्टम मगजमारी नहीं पालना है। आप आए, आपने यहाँ पे 1000 रुपये का भी टैक्सेबल सप्लाई किया, आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। तो वो सब कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग? सेक्शन 24 में। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सेक्शन 24 में आता है ना, तो उसको 40 लाख का लिमिट कुछ एप्लीकेबल नहीं है, उसको कंपल्सरी जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स, ऐसे बंदे जो ये वाले गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, कौन सा? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबैको सब्स्टिट्यूट, बराबर ना। तो वो केस में उनके लिए 40 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उनके लिए कौन सा आ जाएगा? आपका 20 लाख वाला लिमिट आ जाएगा, ठीक है, यस और नो। फिर इन केस ऑफ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, अगर मैंने खुद ने अपनी इच्छा से रजिस्टर करवाया है, अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है? बेटा 10 लाख से ज़्यादा हो गया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बेटा 20 लाख से ज़्यादा हुआ जीएसटी लेना पड़ेगा, बेटा 40 लाख से ज़्यादा हुआ आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। बट मैंने खुद से रजिस्टर करवा लिया है, मेरा टर्नओवर कितना था? 8 लाख था महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र में मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो 40 लाख चेक करना है, बट मेरा टर्नओवर ही कितना? 8 लाख है। बट तो भी मैंने नंबर लिया हुआ है कि नहीं, मेरे को काम एकदम परफेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं आए और मैं गवर्नमेंट का पैसा प्रॉपर दे दूँ। तो वो केस में फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि जब आपने खुद से ही नंबर ले लिया है तो वो लिमिट 40 लाख का कुछ काम का ही नहीं रहा आपके लिए। ये सुन लो, बराबर। अभी सुनना, मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से बेसिस पे काम करता है? पैन बेसिस, यस, यानी ऑल इंडिया पैन। ऑल इंडिया का टर्न आपको पैन बेसिस पे लेना पड़ेगा। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 3 जगह बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। एक बिजनेस है मेरा राजस्थान में, एक बिजनेस महाराष्ट्र में, और एक बिजनेस क्या है? मणिपुर में। तो आपका से 3 डिफरेंट स्टेट में आपका बिजनेस है, तो आपको टर्नओवर से पूरे तीनों स्टेट का चेक करना पड़ेगा। तो राजस्थान का तो 40 लाख है, महाराष्ट्र का 40 है, और मणिपुर का कितना है? 10 है, बराबर ना। बट आपको टोटल चेक करना है। तो अगर राजस्थान में आपका कितना है? 4 लाख है, महाराष्ट्र में आपका कितना है? 5 लाख है, और मणिपुर में आपका कितना है? 3 लाख। तो वो केस में देखने जाएंगे तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि अगर आपका बिजनेस एक भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, कहाँ पे है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो आपका फिर 40 लाख का लिमिट छोड़ दो, आपको 10 लाख का लिमिट क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा का टर्न हो रहा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। अपन टोटल मारते हैं 4 लाख, 5 लाख और प्लस 3 लाख, कितना हो गया? 12 लाख। कितना हो गया? 12 लाख। तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। यस, मेरे को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा टर्नओवर कितना हो गया? ग्रेटर देन 10 लाख। यानी वो क्या बोलता है कि अगर आपके डिफरेंट स्टेट में बिजनेस है और अगर एक भी आपका बिजनेस स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो आपको टर्नओवर का लिमिट कितना चेक करना पड़ेगा? 10 लाख चेक करना पड़ेगा। याद रहेगा ये, बराबर, कोई तकलीफ? चलिए, अभी सुनना, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। ठीक है, सुनना अभी ध्यान से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सर राजस्थान में मैं जो गुड्स बेच रहा हूँ ना वो होली एग्जेम्प्ट गुड्स है, यानी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। जैसे मैंने राजस्थान में गुड्स कितना बेचा? 5 लाख, बट मैं 5 लाख का गुड्स वही बेच रहा हूँ जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। गवर्नमेंट ने मना बोला हुआ है कि हम लोग ये गुड्स पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। पंजाब में मैं बेच रहा हूँ होली नॉट टैक्सेबल गुड, जैसे एल्कोहलिक लिक्कर मैं वो बेच रहा हूँ, तो वो तो जीएसटी के एम्बिट में ही नहीं आता है। तो वो केस में गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई तू पूरा टाइम दारू ही बेच रहा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हम लोग उस पर जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकते। ठीक है, बट गुजरात में मैं क्या बेच रहा हूँ? टैक्सेबल गुड्स। क्या बेच रहा हूँ मैं? टैक्सेबल गुड्स बेच रहा हूँ। गुजरात में क्या बेच रहा हूँ मैं? टैक्सेबल गुड्स बेच रहा हूँ। तो वो केस में उन्होंने क्या बोला है कि सर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि राजस्थान में मैंने कितना बेचा? 5 लाख। यहाँ पे मैंने कितना बेचा? 18 लाख।
18 लाख, हाँ। और यहाँ पे मैंने कितना बेचा है 28 लाख। तो अपने को मालूम है कि तीनों लोग राजस्थान, पंजाब और गुजरात गुड्स में ही एंगेज्ड है, तो वो केस में लिमिट कितना हो जाएगा 40 लाख का। टोटल मारो एक बार, 5 लाख प्लस 18 लाख और प्लस कितना आपका 28 लाख, 28 लाख 18 लाख और प्लस कितना होता है आपका 5 लाख। सर आपका पूरे इंडिया में टर्नओवर कितना हो गया 51 लाख, और आप सर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स हो, तो आपको तो कितना चेक करना है 40 लाख आपका ज़्यादा हो गया है, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अभी सुनना, यानी मेरे को जीएसटी नंबर लेना है तो आपको कहाँ पे लेना मालूम है, जहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई। यानी अगर आप ऐसे 3 स्टेट में बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे एक स्टेट टोटली एग्जेम्प्ट गुड्स बेचता है, एक स्टेट नॉन टैक्सेबल गुड्स बेचता है और एक स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, तो आप ये दोनों में नहीं लोगे तो भी चलेगा। आपको कहाँ पे लेना पड़ेगा, गुजरात में लेना पड़ेगा जहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट जहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई होता है वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट गुड्स है तो वहाँ पे जीएसटी चार्ज करने की ही जरूरत नहीं है, तो हमको जीएसटी नंबर लेने से कोई फायदा भी नहीं है। ये सुनो, याद रहेगा ये। चलिए, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस और ट्रांसफर ऑफ परसुएंट स्कीम ऑफ अमालगमेशन डीमर्जर, ठीक है, तो वो क्या बोले कि अगर अमालगमेशन हुआ है तो जो ट्रांसफरी कंपनी है, कौन सी कंपनी, ट्रांसफरी, उसको कंपल्सरी जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफरर कंपनी की असेट, लायबिलिटी, उसका इनपुट टैक्स, क्रेडिट सब कहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी ले सकती है बेनिफिट। ठीक है, या फिर कोई डीमर्जर कंपनी है और रिजल्टिंग कंपनी है, डीमर्जर और रिजल्टिंग कंपनी, तो रिजल्टिंग कंपनी को जीएसटी नंबर कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा, उसके लिए टर्नओवर चेक करने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा ये पक्का। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम? चलिए, इंपॉर्टेंट क्या था कि सर इनको 40 लाख का लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड कौन सा था कि सर अगर स्पेशल कैटेगरी में आपका स्टेट में बिजनेस है तो 10 लाख का टर्नओवर आपके लिए एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया में। फिर कौन सा कि अगर आप 3 जगह क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, 2 जगह आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तीसरी जगह आपका टैक्सेबल सप्लाई है, तो जहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई होगा ना वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। यस और नो, बराबर, ठीक है। अभी सुनना, एक और पॉइंट है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा 10 लाख की लिमिट का टर्नओवर, एक पढ़ा हम लोगों ने 20 लाख का। ये दोनों गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। फिर हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर और अदर स्टेट, उसके लिए 2 था, एक कौन सा था 20 लाख, एक कौन सा था 40 लाख। सर 40 लाख किसके लिए, वो एंगेज्ड इन गुड्स है। किसके लिए, अगर वो पूरे साल गुड्स ही बेचता है तो उसके लिए लिमिट कौन सा हो जाएगा 40 लाख। बट सर सपोज मैं किराना वाला हूँ तो ऑब्वियसली मैं एंगेज इन गुड्स हूँ। क्या हूँ, एंगेज इन गुड्स। तो मेरे को चेक करना है कि 40 लाख से ज़्यादा अगर मेरा ये साल में टर्नओवर बढ़ता है तो मेरे को जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट हुआ ये कि मैंने दिया था किसी को लोन, क्या दिया था मैंने किसी को लोन या एडवांस, और वो भाई ने मेरे को क्या दिया है, इंटरेस्ट। क्या दिया है, इंटरेस्ट। यस, मैंने किसको क्या दिया था, लोन दिया था, लोन्स एंड एडवांस, और वो भाई ने मेरे को क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो वो केस में उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे लोन्स एंड एडवांस आपने दिया है और आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपका सर्विस पार्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सर्विस पार्ट। और हम यही बोलेंगे आप गुड्स एंड सर्विस में डील करो, ना कि एक्सक्लूसिवली गुड्स में। तो जब गुड्स एंड सर्विस में डील करो तो ऑटोमेटिक टर्नओवर कौन सा देख लेंगे हम लोग, 20 लाख का। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस तो वो केस में आपका वो कंपोनेंट कौन सा माना जाएगा, सर्विस कंपोनेंट। और हम लोग यही मानेंगे आप गुड्स एंड सर्विस में क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो वो केस में हम लोग टर्नओवर कौन सा चेक करेंगे, 20 लाख का चेक करेंगे। ये सुनो, याद रहेगा ये, बराबर। चलिए, तो यहाँ पे आपका पूरा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। कौन सा वाला, कि लिमिट क्या था और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट नोट्स थे, बराबर। यस और नो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाला होने के बाद में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं
सेक्शन 23 और आपका एक और सेक्शन बचा है सेक्शन 24। तो सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत अच्छा सेक्शन है। ये हो गया, फिर अपने पास सब कुछ खत्म हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट क्या हो जाए खत्म। बस फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट अभी से पहले का पार्ट, वो आपको अच्छे से एक बार समझना है। ये पार्ट ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।